हेलो गाइस, दिस इज आदित्य मिश्रा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि इस समय हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें हमने काफ़ी इसके टॉपिक कवर कर दिए हैं, वो आप नीचे मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का संयोजन। तो देखिए गाइस, सेलों का संयोजन जो होता है हमारा, वो तीन तरह से होता है। एक समांतर क्रम संयोजन, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। हमने अभी पिछले वीडियो जो आया था हमारा, वो हमने प्रतिरोधों का संयोजन लाया था। प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है हमारा दो तरह से होता है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन इसमें एक नया संयोजन ऐड हुआ है जिसे कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। लेकिन हमारे इसमें भी इंपॉर्टेंट दो ही हैं, एक समांतर क्रम संयोजन और दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो डायग्राम में देखिए क्या रहेगा, आपको सेल जोड़ने हैं, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, n सेल। जितने भी सेल आपको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। हम उनको फिर टोटल n सेल मान लेंगे कि हमने इनको n सेल जोड़ा है। हमने फिलहाल यहाँ पर अभी 3 सेल जोड़ा है। तो देखिए गाइस, 3 सेल हम कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे इस प्रकार से। इसमें एक करंट निकलेगी I और इसका जो बार प्रतिरोध होगा वो R होगा। सभी सेलों के विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अब हमने सेलों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम नाम दिया। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये श्रेणी क्रम संयोजन ही है? तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक शर्त होती है कि जो सेल का ऋण सिरा होगा वो दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा होगा। जो दूसरे सेल का ऋण सिरा होगा वो तीसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा होगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। यानी जो आपका पहले सेल आएगा उसका ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से, इस तरह से ये क्रम आपका चलता रहेगा और हमारा ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए गाइस, डायग्राम के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया। अब हम चलते हैं, नहीं इसकी तरह 2-3 लाइन थ्योरी आप देख लीजिए। तो आप डायग्राम बनाने के बाद इसकी थ्योरी लिख दीजिएगा कि माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है तथा इसका बार प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, बार प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। इतनी आपने थ्योरी लिख दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमको कुल जो ये परिपथ बन गया है इसकी हमको कुल धारा निकाल देनी बस, और हमारा क्वेश्चन समथिंग खत्म हो जाएगा। फिर हम दो कंडीशन दिखाएंगे कि किस कंडीशन के लिए हमारा ये श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो ज़्यादा उपयोगी है और किस कंडीशन के लिए उपयोगी नहीं है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, आप एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E। हमने लिख दिया चूंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E। तो अतः n सेल हमने माना, n सेल हमने जोड़ा, तो अतः n सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? Ne। और n सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी। तो बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बराबर Ne। अब यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ठीक, तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? Nr। n सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी। तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल r, ठीक। अब ये जो बैटरी है, जो परिपथ बन गया, इसमें जो बार प्रतिरोध है क्या है? R। तो सेल का बार प्रतिरोध बराबर R। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जो आंतरिक प्रतिरोध है इसमें बार प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। आंतरिक प्रतिरोध कितना निकाला हमने? Nr। बार प्रतिरोध हमारा कितना है? कैपिटल R। तो Nr प्लस कैपिटल R। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध इक्वल टू R प्लस Nr, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब हमने क्या बोला था, इसमें हमको क्या निकालना है? करंट निकालना। परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी, इससे बहेगी गुजरेगी, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अतः बार प्रतिरोध में बहने वाली धारा, इसका सूत्र होता है कुल बैटरी का जो विद्युत वाहक बल आया है बटे उसका कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा कितना है? Ne। तो Ne अपॉन कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस Nr, ठीक। इस प्रकार से हमारी ये जो परिपथ में कुल धारा है ये हमारी निकल आई है। हम नीचे लिख देंगे परिपथ में बहने वाली धारा के लिए हमारा व्यंजक हो, ठीक है। तो ये समथिंग अब आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए दो कंडीशन आपको देखना है जो मोस्ट है कि आपको किस कंडीशन में श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी है और किस कंडीशन में उपयोगी नहीं है। तो देखिए कंडीशन 1 जो है आपकी वो क्या है? कंडीशन 1 में हम क्या लेंगे कि जो हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम
हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है। और आपको पता है फिजिक्स में जब हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करके बहुत कम दिखाते हैं तो उसे फिर हम एक तरह से नगण्य मान के उसको हटा देते हैं वहां से। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमने स्मॉल आर को यहाँ पर क्या माना, बहुत कम, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर तब समीकरण एक से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, NE/R। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो ये होगा N इंटू E/R। E/R क्या है आपका, एक सेल में बहने वाली धारा। तो हमको क्या मिला, N इंटू एक सेल में बहने वाली धारा। यानी इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, अगर इसमें हमारा आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, इस कंडीशन में हमारी जो धारा होगी वो जो एक सेल से मिली है वो उसकी N गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने 4 सेल लगाए हैं तो एक सेल की जो धारा होगी वो उसकी 4 गुनी हो जाएगी। अगर 5 सेल लगाए हैं तो 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितना भी N रहेगा उतने गुना हमारी धारा बढ़ रही है। यानी जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है इस कंडीशन के लिए क्या है, उपयोगी है, क्योंकि करंट हमको इंक्रीज होकर मिल रही है, तो हमारे लिए काफी यूजफुल है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। इसकी सेकंड कंडीशन में हम क्या लेंगे, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम। इसमें हमने आंतरिक प्रतिरोध को कम लिया है, इसमें बाह्य प्रतिरोध को कम लेंगे। तो अब हमारा जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या है, बहुत कम। इसको भी हम हटा देंगे। हमने कैपिटल आर को क्या कर दिया, हटा दिया। इस कंडीशन में हमारे पास क्या बचा, I/NE/NR। ठीक, N से N आपका कट गया तो क्या बचा, E/R। और E/ क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा। यानी इस कंडीशन में हमको क्या, धारा बढ़ के नहीं मिल रही। यानी जितनी धारा हमको एक सेल से मिलनी चाहिए उतनी धारा हमको N सेल लगाने के बाद भी मिल रही है। यानी इसका क्या मतलब निकल रहा है कि अगर हम N सेलों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और हमारा जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो हमको करंट नहीं मिलेगी ज़्यादा, जितनी एक सेल से मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेगी। यानी यह कंडीशन श्रेणी क्रम संयोजन के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक, इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में आपने काफ़ी चीज़ें जान ली। अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन की तरफ। चलिए गाइस, सबसे पहले हमको समांतर क्रम संयोजन के लिए एक डायग्राम बना लेना है। डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए, ये डायग्राम जो है हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए ही है। ये हमको कैसे पता चले, सबसे मुद्दे की बात यही है। समांतर क्रम संयोजन के लिए जो हमने सेल लगाए हैं, 2 सेल, 4 सेल, N सेल, जो भी जिस कॉम्बिनेशन में लगाए हैं वो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि जो हमारे सेल हैं उन सब का धन सिरा एक बिंदु से तथा उन सब का ऋण सिरा एक बिंदु से जुड़ा होना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितने भी हमने सेल लगाए हुए हैं उन सब के धन सिरे एक बिंदु से तथा उन सब के ऋण सिरे एक बिंदु से जुड़े होने चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है। अब हमने सारे सेल लगा दिए हैं, जिनको हम N सेल मानेंगे। हमने अभी यहाँ पर 3 ही सेल लिए हैं। अब इसमें से देखिए हमने धारा बहा दी I और इसमें एक बाह्य प्रतिरोध R है। ठीक है, अब हम इसकी 2-3 लाइन की थ्योरी लिख लेंगे कि माना N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r, तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। ठीक, ये हम 2-3 लाइन लिख देंगे और अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है ना, जो हमारा मेन क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए कैसे करना है। सेम टू सेम जैसे अभी आपने श्रेणी क्रम संयोजन को पकड़ा था, बस कुछ उसी प्रकार से इसको भी पकड़ना है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बस एक जगह वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा अच्छे से, बाकी आपको एकदम सेम टू सेम उसी तरह मिलने वाला है। ठीक, तो देखिए उसी तरह सेम टू सेम, एक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E, तो N सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर NE। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें सारे धन सिरे कैसे जुड़े हैं, एक बिंदु से, और सारे ऋण सिरे कैसे जुड़े हैं, एक बिंदु से। इसलिए ये इसमें विद्युत वाहक बल में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि एक सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है। अब समझने वाली बात सब यही है। उसमें क्या था, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या था, R, तो N सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R+R+R+R, तो NR। ठीक, अब आपको पता होगा कि जब विद्युत वाहक बल हमारे कैसे ये हैं, सेल जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके जो प्रतिरोध हैं ये भी समांतर क्रम में ही जुड़े होंगे, और समांतर क्रम में
संयोजन में प्रतिरोध के लिए क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसमें भी सेम इसी तरह होगा। अगर हम मानते हैं कि सभी प्रतिरोध आर जो है वो कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1। अब हमने कितने सेल लिए हैं n सेल, तो प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा प्लस डैश n। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू ये n तक गया तो n/r। ठीक, अब 1/r तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उल्टा कर दीजिए तो r/n। ठीक, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बाकी देखिए पूरा क्वेश्चन आपका समान श्रेणी क्रम संयोजन की तरह ही है। अगर आपने श्रेणी क्रम संयोजन कर लिया है अभी तो आपसे समांतर क्रम संयोजन बहुत ही इजीली बन जाए। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश, उसी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बस बाकी फिर से आप वहीं से स्टार्ट हो जाइए। तो परिपथ का बाह्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर डैश में आप कैपिटल आर को जोड़ दीजिए तो आर डैश प्लस कैपिटल आर, आर डैश की वैल्यू क्या है r/n प्लस कैपिटल आर। ठीक, इतना आपका क्लियर। अब सेम टू सेम वही, अतः बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना आया है E और कुल प्रतिरोध कितना है r डैश प्लस r, r डैश प्लस r की वैल्यू क्या है r/n प्लस r, r/n प्लस r। अब इसको इसमें इंटू कराइए, n ऊपर चला गया तो NE/n r प्लस r। ठीक, सॉल्व करने पर आपको करंट क्या मिली I इक्वल टू NE/n r प्लस स्मॉल r। ठीक, इतना आपका क्लियर। अब देखिए पिछले जो संयोजन हमने किया था उसमें भी हमको करंट कुछ इसी प्रकार से मिली थी और इसमें भी करंट कुछ इसी प्रकार से ही मिली है। अब फिर से हम देखिए दोनों कंडीशन लगाएंगे केस 1 केस 2 और देखेंगे कि किस कंडीशन के लिए हमारा समांतर क्रम संयोजन ज़्यादा उपयोगी है और किस कंडीशन के लिए उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं केस 1, NR इज मच लेस देन कैपिटल स्मॉल r। ठीक है ना, अगर आपका बाह्य प्रतिरोध आपके जो सेल है उसके आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो हमारा क्या होगा NR को क्या करेंगे हटा देंगे, NR को हटा दीजिए तो I इक्वल टू क्या बचा NE/स्मॉल r। तो NE/r क्या है एक सेल में बहने वाली धारा, तो क्या हो जाएगी n इंटू एक सेल में बहने वाली धारा, यानी हमको कैसी मिल रही है धारा बढ़ के मिल रही है। तो हमारा जो ये समांतर क्रम संयोजन है इस कंडीशन के लिए क्या है उपयोगी है, क्योंकि करंट हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और हमको यही तो चाहिए। अगर हम 2 4 सेल 8 सेल 9 सेल 10 सेल n सेल लगा रहे हैं तो जब हमें करंट इंक्रीज होकर बढ़ के मिले तब ठीक तो उसका फायदा है। और अगर हमको एक सेल के बराबर ही करंट मिलती है तो फिर लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस कंडीशन में हमको धारा क्या मिल रही है ज़्यादा मिल रही है, इसलिए यह कंडीशन हमारे लिए उपयोगी क्योंकि इसमें धारा n गुनी बढ़ जाती है। अब केस सेकंड, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो उस कंडीशन में क्या होगा, आप स्मॉल r को हटा दीजिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा NE/n r, n से n कट गया तो इक्वल E/r। I इक्वल टू क्या मिल गया E/r। अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है E/r क्या है एक सेल में बहने वाली धारा है और ये हमको टोटल के लिए मिल रही है, यानी जितना हमने ये संयोजन किया समांतर क्रम संयोजन में इतने सारे सेल लगाए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर ये कंडीशन आ गई तो, समझ रहे हैं बात को। यानी ये कंडीशन हमारी जो है वो इस संयोजन के लिए फ्लॉप। अगर ये कंडीशन में तो हमको करंट बढ़ के मिल रही है तो ये तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो ये फ्लॉप। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन हो गए हैं। सेल के दोनों संयोजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको हर 1-2 साल में पूछे जाते हैं। तो ये आप सबसे पहले रफ पेन निकालिए और वीडियो को रोक रोक कर एक बार दोनों को नोट कर लीजिए। आप जैसे ही नोट कर लेंगे एक बार अपने से लगाएंगे आपसे बहुत ही ईजिली बनेगा। ठीक, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, चैनल में इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या का जरूर निदान किया जाएगा। धन्यवाद।